नया चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, 4 दिन का चैप्टर खत्म। कल बुक आ जाए। अब उसके बिना काम नहीं होना, बुक के बिना। हाँ यार, डिविडेंड डिसीजन, या इसी को डिविडेंड पॉलिसी भी बोलते हैं। हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, इस अटेम्प्ट में भी आया है। पास से 10 नंबर का है, क्योंकि पेपर हमारा 50 नंबर का हो गया। इट मीन्स 5 नंबर का तो क्वेश्चन आना ही आना। बड़ी मुश्किल से 4, मतलब इसी वीक में खत्म हो जाए। अब जो भी चैप्टर होगा वो 1 वीक का हो, कैपिटल लिस्टिंग को छोड़ के। लिवरेज तो 2-3 ही क्लास का होगा। डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजन एक ही बात है। इज अ डिसीजन ऑफ कंप्यूटेड वर्सेस कम रिटर्न। We will discuss this chapter in 2 parts. Part number 1, dividend theory, or part number 2, dividend policy. तो मतलब कुछ न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, कुछ थियोरी भी पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से इतने तो आप समझदार हो कि किसमें, कौन से पार्ट में हमें न्यूमेरिकल पढ़ना है, कौन से पार्ट में थियोरी पढ़ना। इस पार्ट में क्या होगा, पूरा की पूरा न्यूमेरिकल, और इस पार्ट में पूरा थियोरी। ठीक। तो पार्ट नंबर 1 पूरे क्वेश्चन ही क्वेश्चंस बनाना, और यहाँ थियोरी पढ़ना थोड़ा। तो पार्ट नंबर 1 लिखोगे डिविडेंड थियोरी, हो गया लिखकर। पार्ट नंबर 1 डिविडेंड थियोरी। रिलायंस को डिविडेंड कितना देना है? कौन डिसाइड करता?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक आध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम जानते हो रिलायंस में, किसी एक का? अंबानी बोल सकते हो, क्या दिक्कत है यार? तो अंबानी जो है ये डिसाइड करेगा यार डिविडेंड कितना देना है कि शादी पर ध्यान दे। मेरी बात समझ नहीं, क्या वो खुद सोचेगा यार 10% देना चाहिए, 20% देना चाहिए? कौन डिसाइड करता? अंबानी तो डिसाइड नहीं करता। कौन डिसाइड करता? उसके अंडर जो मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट में कौन लोग बैठे हुए हैं? एमबीए वाले, सीए लोग। तो आप बताओगे ना यार कितना देना है सर, इतनी इनकम हुई है, ऐसा है, इसको हम पैसा बचाएंगे, तो यह में डिसाइड कौन करता है? सीए लोग। तो आप ही बता दो कितना डिविडेंड देना है। अच्छा, डिविडेंड के देने ना देने से शेयर की प्राइस पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? ध्यान से समझना। हाँ, शेयर की मार्केट प्राइस पर। सुना ध्यान से, अंबानी ने रिलायंस ने 5 लाख कमाया। एक मन कर रहा है कि यार 60% डिविडेंड दिया जाए, एक मन कर रहा है कि नहीं यार इसमें से सिर्फ 20% ही डिविडेंड दिया जाए, एक मन कर रहा है कि पूरा 100% डिविडेंड दे दो, और एक दिल करता है कि डिविडेंड दे ही ना। तो यहां जो सोच रहे हो आप, अगर हम 5 लाख में से 5 लाख डिविडेंड दे देते हैं, मतलब कुछ डिविडेंड नहीं देते, या 5 लाख में से पूरा 5 लाख आपको डिविडेंड दे देते, इसके शेयर की प्राइस पर इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? मार्केट प्राइस पे आएगा? हाँ, सोच के बताओ ना यार। मान आप देख रहे हो मार्केट प्राइस ये जैसी कम रिलायंस ने अनाउंसमेंट किया यार डिविडेंड मिलने वाला है, तो शेयर की प्राइस पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, कहीं ना कुछ ना कुछ तो होगा, बढ़ेगा या कम होगा। उस डिसीजन की वजह से शेयर के प्राइस को इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, सवाल ये। हम लोग क्या डिविडेंड को भी एक फैक्टर मानते? इट मींस देखो शेयर की प्राइस पे कब फर्क पड़ेगा, जरा बताना। मार्केट में आप देख रहे हो स्क्रीन, रिलायंस का प्राइस दिख रहा है, वैसे एक अनाउंसमेंट आया कि रिलायंस टीसीएस को खरीद रहा है, शेयर की प्राइस पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, पड़ेगा पक्का। या फिर रिलायंस ने कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, किसी को टेक ओवर कर रहा पूरी तरह से, फर्क पड़ेगा। या फिर रिलायंस किसी और डिवीजन में आना चाह रहा है, रिलायंस रियल एस्टेट में आ रहा पूरी तरह से, क्या शेयर के प्राइस पे फर्क पड़ेगा? हाँ, लोग सोचेंगे यार अब तो ग्रोथ हो रहा है। या फिर ऐसी कुछ न्यूज आई कि यार रिलायंस ने कुछ गड़बड़ काम किया है, जीएसटी का रेट पड़ गया है, उससे शेयर की प्राइस पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? शेयर का प्राइस पे एक एक न्यूज का फर्क पड़ता है। तो सवाल यह है कि डिविडेंड की वजह से शेयर की प्राइस पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। कमा कितना रहे हो? 5 लाख। आप जब किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो क्या देखते हो? बहुत कुछ, उसमें से एक प्रॉफिट भी तो देखते होगे। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5 लाख। डिविडेंड कितना दे रहे हो? यहाँ 100%। कुछ लोगों का कहना है यार कि यार सब बेकार की बात है। अगर बताओ 5 लाख में से 60% डिविडेंड दे भी दिया, 5 लाख का 60% कितना होता है बताओ? 3 लाख। बचाया किसका? बचाया कितना? 2 लाख। ये 3 लाख किसका? शेयर होल्डर का। ये 2 लाख किसका? ये भी शेयर होल्डर का। तो फिर फर्क क्या पड़ना चाहिए यार? मुख्य बात तो है कमाई तो देख रहे हो ना यार, क्यों फर्क पड़ेगा? कमा तो ऐसे भी 5 लाख रहे हो, वैसे भी 5 लाख। ये 5 लाख किसका? आपका। चाहे मैं आपको दूं चाहे ना दूं। अब बताओ शेयर की प्राइस पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। कोई है जिसको ऐसा लग रहा है कि फर्क नहीं पड़ेगा? याद करवाने की कोशिश करो, मैं ध्यान से समझना कुछ। अच्छा एक बात बताओ, अधिकतर जो कंपनी के शेयर, जैसे आईपीओ समझते हो ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आपको क्या लगता है कि रिलायंस के मुकेश अंबानी के पास शेयर्स कितने होंगे? 50% से ज्यादा, पर कुछ तो होगे किसी और के पास। हाँ पक्का, पब्लिक कंपनी आपको पता है। तो बचे हुए शेयर्स किसके पास होंगे? जितने अंबानी के पास है, बचे हुए शेयर्स किसके पास होंगे? पब्लिक में कौन? शेयर होल्डर। और बोलो, मेरी बात समझो, अधिकतर, अगर मैं कहूं मेरी बात समझना, कि आपको क्या लग रहा है कि हम लोग खरीदते रहे? हम कुछ नहीं खरीदते भाई। ये बड़े बड़े जो LIC, ये है पब्लिक। आपको क्या लग रहा है कि रिलायंस के? LIC लगाता है पैसा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगाता है इसमें पैसा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। हाँ,
तो बात मैं वही कह रहा हूं, हमको लगता पब्लिक के पास, पब्लिक मतलब हम छोटे छोटे शेयर होल्डर को कोई गिनती नहीं होती हमारी। अब बताओ जो LIC है वो क्या किस पर फोकस कर रही होगी, डिविडेंड पे कि इनकम पर? इनकम पे, अर्निंग पे। वो कहते भाई अर्निंग है। अब बताओ मान लो इसने 2 लाख कमाया या 3 लाख कमाया, 5 लाख से तो कम ही है, और चलो 100% डिविडेंड दे दिए, तो डिविडेंड कितना मिल गया? 3 लाख। यहां भी कितना मिला? 3। यहां भी कितना मिला? पर अर्निंग तो कम हो गई ना यार। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि अर्निंग इंपॉर्टेंट है कि डिविडेंड? अर्निंग। अर्निंग तो यार, अर्निंग तो कम हो रही है, डिविडेंड से क्या लेने देना, अर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो यार डिविडेंड देने ना देने से क्या फर्क पड़ रहा है? आप कमाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है कमाओ। ओके ठीक है सर, तो बात क्लोज करते हैं कि डिविडेंड से शेयर के प्राइस पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। कभी दिल करता पड़ेगा, कभी दिल करता नहीं पड़ेगा। तो 2 अलग अलग थियरी है, एक है रेलिवेंट थियरी, एक है इरेलीवेंट थियरी। ये आता है इसलिए मैं आपको याद करवाने। रेलिवेंट थियरी बोलता है भाई डिविडेंड डिसीजन से शेयर के प्राइस पे फर्क पड़ेगा, इट इज रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। रेलिवेंट थियरी है ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है। एक इरेलीवेंट थियरी क्या बोलता होगा यार, इरेलीवेंट, डिविडेंड डिसीजन इरेलीवेंट। ठीक है, ओके तो ये बात मैं लिखवा देता हूँ। डिविडेंड थियरी कितने टाइप की है? 2, रेलिवेंट इरेलीवेंट। ओके सर, तो पहली थियरी है, पहली पढ़ रहे इसमें रेलिवेंट। Distribution of dividend affects the wealth of shareholders। शेयर की वेल्थ मतलब क्या होता है? मतलब वेल्थ का मतलब है जितने आपके पास शेयर्स है और उसको मल्टीप्लाई कर दो मार्केट प्राइस से, तो आपकी वेल्थ बन गई। अगर प्राइस कम होगा तो वेल्थ क्या होगा? कम। प्राइस बढ़ेगा तो वेल्थ ज्यादा। पर ये क्या बोल रहा है, वेल्थ पे फर्क पड़ेगा कि यस, रेलिवेंट है ना। इट मीन्स डिविडेंड डिसीजन is relevant for shareholders। सर कौन कौन लोग हैं जो ऐसा बोलते फर्क पड़ेगा? कौन कौन बोला था अभी? नाम लिखना पड़ेगा। उसमें एक बंदा है वॉल्टर्स। मतलब आपका तो नाम नहीं लिख सकते, जिसने लिखा है उसका नाम लिखिए। वॉल्टर्स, इसको बोलते हैं वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर बोलता फर्क पड़ेगा। और एक जिसका नाम था गॉर्डन्स, ये भी बोलता है फर्क पड़ेगा, और इस बात को वो प्रूव करके भी बता देगा। और एक बंदा था जो बोलता फर्क नहीं पड़ेगा, उसका नाम नहीं लिखवा रहा हूं, उसका नाम था MM। सर फुल फॉर्म बोलो। मोडिग्लानी मिलर। एक था कि 2? नहीं, 2 लोग थे। ये घूमते थे और रिसर्च, खूब इकोनॉमिक्स में खूब नाम आएगा, अभी अभी बहुत जगह नाम आएगा इनका। हालांकि इतना बड़ा नाम कौन ले, तो सब MM के नाम से जानते हैं, MM मॉडल। अभी हम किसकी बात करेंगे? वॉल्टर्स और गॉर्डन्स। क्या गॉर्डन मॉडल का, गॉर्डन नाम पहले कभी सुना है?
सुना सुना। हाँ हाँ, वही वाला फिर से पढ़ा, मैं बता रहा हूँ मेरा 50% ही चैप्टर खत्म है, कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले लिखोगे वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर्स मॉडल देखो वो क्या बोल रहा हूँ, पहले वो चित्र से समझाने की कोशिश। ये है शेयर होल्डर, और ये कौन है, रिलायंस। और रिलायंस क्या कर रही है, किसी प्रोजेक्ट में पैसे भी लगा सकती है। अब ध्यान से समझना पड़ेगा सारी चीज बेटे, ये लोगों को समझ में नहीं आता, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। रिलायंस ने कमाया, इसको बोलते हैं अर्निंग्स, और सपोज अर्निंग्स कमाया 5 लाख। अब सवाल क्या है आपके सामने, क्या देना है, डिविडेंड। तो अब सीए साहब, मैं अंबानी तो मैं रिलायंस का ऑनर, मैं बोल रहा हूँ कि सीए साहब अब प्लीज, क्योंकि खूब पढ़े हो आप जबरदस्त ढंग से, सीए इंटर सीए फाइनल, तो बताओ डिविडेंड दे कि नहीं दे। और आपको तो सजेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो जॉब से गए। अब आप क्या करोगे, आप पूछोगे कि ढूंढोगे, आप खुद ही, आप अंबानी से थोड़ी ना पूछोगे। तो आप बोलोगे कि अच्छा ये शेयर होल्डर जो हमसे पैसे उठाते थे, इनका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, जिसको केई बोलते हैं, पढ़ा होगा केई कुछ होता है। और अगर पैसे नए शेयर इश्यू नहीं कर रहा है तो केई इज इक्वल टू के आर। हम यहाँ नए शेयर की हम बात कर रहे हैं कि यार ये नए शेयर की बात नहीं हो रही, बात है अर्निंग। अर्निंग किसकी है, पुराने शेयर होल्डर। क्या इसका कुछ कॉस्ट होता है, रिटर्न अर्निंग का कुछ कॉस्ट होता है क्या, होता है, याद है, वही तो पढ़े, केई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको आप केई और के आर बोल सकते थे। तो हमने कहा भाई इसका ये जो पैसा अगर हम इनको नहीं देते तो इसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है, तो पता लगा कि इसका कॉस्ट पड़ा, जिसको मैं केई बोल रहा हूं, और वो पड़ा है 15%, ये पता कर लिया। फिर हमने कहा यार किसी प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाते हैं तो रिटर्न कितना मिलेगा, ठीक, रिटर्न परसेंटेज में। तो हमने कहा यार अगर ये 5 लाख को मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं, इन्वेस्ट कर देता हूं, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कैलकुलेशन करके देखा कि यार मैं 20% कमा कर दे दूंगा। और जबकि मुझे अगर इनको इस पैसे पे देना है तो कितना परसेंट देना है, 15। अब सीधा अब तो बता सकते हैं, अब तैयार हो, आपका पैसा कितना देना मुझे, 15। मैं आपको दे भी देता तो आप कितना कमाते, 15। मैं आपके पैसों को यूज करके कितना कमा रहा हूं, इसको आर बोलते, आर, आर, इसको क्या बोलते हैं, केई। केई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बताओ क्या करूं, इन्वेस्ट कर दो। आप कितना कमा लेते, अच्छा मैं आपको डिविडेंड देता तो क्या करते, वापस मुझे ही देते, तो मैं आपको 15% देता ना। भैया आप ही के पैसों पे मैं 20 कमा कर दे रहा हूं ना, क्या आप खुद कमा सकते हैं, मैं आपको पैसे देता, क्या आप में इतना दम है कि उन पैसों से खुद कमा सकते हैं, नहीं है, तभी तो मुझे दे रहे हो। तो यार मैं इन्हीं पैसों पे आपको 20% कमा कर दे रहा हूं, क्या करूं, डिविडेंड चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सर, उधर लगाओ ज्यादा अच्छा, 20 कमा कर दो, और उससे उसकी वजह से हमारे शेयर का प्राइस क्या होगा मालूम है, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, वही मैं प्रूव करके बताऊंगा। इट मीन टोटल 2 चीजों पे डिपेंड है, आर और के। अब बताना, अगर ये 20 नहीं होता, ये 10 होता, तो आप कितना चाहते हो मुझसे, मेरे जो एक प्रोजेक्ट दिख रहा है जिसपे मैं कितना कमा सकता हूं, 10, क्या करूं सर, दे दो, क्योंकि आप कितना कमा कर 10, जबकि आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है 15। आप मुझे इन्वेस्ट नहीं करोगे, दूसरी कंपनी में लगाओगे तो वहां तो 15 मिल जाएगा ना भाई। तो बताओ क्या करना चाहिए अब,
डिविडेंड दे देना चाहिए। वॉल्टर्स मॉडल एक ही बात बोलता है, या तो देना है तो पूरा दे दो, बात ही खत्म, या तो इन्वेस्ट करना तो पूरा इन्वेस्ट करो। यहां कोई 10%, 20%, 50% वाली बात नहीं चली। ठीक, ओके ओके ओके। आखिरी, आपको कितना चाहिए? मैं कितना कमा रहा हूं? जितना चाहिए उतना कमा रहा हूं यार, क्या करें? 1 लाख, एक ऐसा कहीं और लगाओ तो कितना कमाओगे? 15। इट मीन यहाँ डिविडेंड ना देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मतलब वो इस एक प्रकार से इरेलीवेंट हो जाएगी। अब फटाफट से मुझे जवाब देना, शेयर का प्राइस कब ज्यादा आएगा? तैयार हो? चलो बताना, शेयर का प्राइस कब ज्यादा आएगा। मैं ये लिखने जा रहा हूं। अगर मुझे प्रोजेक्ट से आर कितना मिल रहा है? 20%। तो डिविडेंड कब शेयर का प्राइस ज्यादा आएगा? डिविडेंड देने से कि डिविडेंड नहीं देने से? डिविडेंड नहीं देने से, क्योंकि कितना कमाऊंगा? 20। अगर ये होता 10% तो शेयर का प्राइस कब ज्यादा आएगा? जब डिविडेंड दे दूंगा, क्योंकि पब्लिक भी तो देख रही होगी कि नहीं यार ठीक कर रहे, डिविडेंड दे रहा, ठीक है, शेयर खरीद लेना चाहिए। और अगर 15-15 होता तो शेयर के प्राइस पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। ये बात को मैं प्रूव करवाऊंगा बस। तो चलो थोड़ी कहानी लिख ले क्या? ओके, पहला डॉट, एज पर वॉल्टर्स मॉडल dividend decision depends on cost of equity, that is K, and return on इन्वेस्टमेंट, या रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोल सकते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी बोलो ना, ये पैसा जो लग रहा है, ये पैसा किसका लग रहा है? इक्विटी का। ये मत बोल देना कि यार सर हम बाहर से उधार लेकर क्यों नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, इसी पे डिसीजन लेना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी एक ही बात हो गए। इसको हम बोलते हैं आर। इफ, बताते जाना अब, है ना। आर इज मोर के, बोलो डिविडेंड कितना % देना है? डिविडेंड देना चाहिए ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। डिविडेंड पे आउट रेशियो, पे आउट मतलब अर्निंग से कितना डिविडेंड देना? 0%। तो 0% देना चाहिए, मतलब नहीं देना चाहिए। ठीक, ऐसा लिखना पड़ेगा 0%। आर ज्यादा है, आर ज्यादा है, आर हमारा 20। हाँ, यही 15 ही है, यही कम है ना। अच्छा, नहीं देना चाहिए। नॉट ही तो लगा ना। इफ इफ आर इज लेस देन के ही ज्यादा है भैया, कॉस्ट ज्यादा है। तो कितना डिविडेंड दे दूं? 100% पूरा दे दीजिए। अगर आर इज इक्वल टू के ही है तो डिविडेंड कितना भी दो, डज नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर।
शेयर के प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक। अब वॉल्टर्स मॉडल ये भी बोलता है कि भाई P0 या प्राइस कैसे निकाले शेयर का। सबसे बड़ी बात है कि शेयर का प्राइस कैसे निकाला जाए, तो उन्होंने कहा हम बता रहे हैं प्राइस कैसे निकाल। यहां तक लिखिए। अगला डॉट, एस पर वॉल्टर्स मॉडल प्राइस पर शेयर इज calculated as under P0 इज इक्वल टू, कभी नाम सुना P0? P0 मतलब कब का प्राइस? आज का प्रेजेंट मार्केट प्राइस। डिमांड एंड सप्लाई वाला नहीं, थियोरेटिकल प्राइस बोलते हैं इसको। T प्लस E माइनस डी R डिवाइडेड बाय K होल डिवाइडेड बाय K। E का मतलब पर शेयर का मतलब हो गया अर्निंग पर शेयर। R का मतलब वही रिटर्न ऑन इक्विटी। KE का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग बोल दो। और P0 का मतलब क्या होगा? करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, फॉर्मूला समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा क्योंकि इसी है फाइनल में भी। देख लो। अब मुझे मदद चाहिए आपकी, बिल्कुल ध्यान से बताना भाई, टेंशन ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान। सुनो, इसमें बहुत दिमाग चलेगा, फाइनल वालों को भी ये आखिरी तक समझ में नहीं आया है, आज तक की हिस्ट्री में बता रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझाने की, और सर मान लो समझ में नहीं आया तो कहूँगा इसको रट लेना, पर समझने की कोशिश करना आराम से। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये शेयर खरीदूं, बदले में मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड। और मैं कह रहा हूं कि हर साल मुझे 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए डिविडेंड मिलेगा। 5 रुपए 5 रुपए कितने साल तक मिलेगा? 1 2 3 4 5 साल। और उसके बाद ये शेयर की कीमत 0 हो जाएगी। मेरा ये मानना है। कितना रुपया दे सकते हो इसके लिए? फिर से बोल रहा हूं, कितने साल तक मिलेगा? 5 5। अगर मैं ये शेयर खरीदता हूं तो 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए कितने साल तक मिलेगा? 5 साल। उसके बाद ये शेयर खत्म, बस। बताओ, इस शेयर वैल्यू 0, बता सकते हो इस शेयर के लिए कितना पैसा देने को तैयार हो जाओ? बस। या फिर मतलब यार क्या बोल रहे हो सर, यहाँ 25 मिलेगा, पर यार ये तो 5 रुपए यहाँ मिल। हाँ जी, नहीं अभी वही मैं पूछ रहा हूँ
ये शेयर यहाँ टेबल पे रखा, कितने में खरीदने को तैयार हो, बस मैं ये चाहता हूँ। 5 हर साल का प्रेजेंट वैल्यू निकाल। हाँ, उसका पीवी करना है ना यार, मेरी बात समझो सर। डिस्काउंटिंग रेट है 10%, इसको बोल देंगे के ही बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसी से डिस्काउंटिंग करोगे 5 5 5 5 5, तो आप ऐसे करते थे ना, 5 इंटू PVAF, याद है हर साल 5, और कितने 10% 5 साल का, उससे वैल्यू निकालते थे। और मान लो 10% का रेट है 3.79, मैंने बोल दिया मान लो, इंटू 5 तो कितना आ गया, 18 रुपया 95 पैसे, 18.95। बोलो ये शेयर कितने का लोगे, 18.95। और मार्केट में यार ये 20 रुपए का बिक रहा है, खरीदोगे कि नहीं? मैं क्या, ये लो 20 रुपए, लो 20 रुपए दे दो मुझे, पर 20 रुपए देकर आपको मिलेगा क्या इस शेयर से? 18 रुपया 95 पैसे यार, क्यों खरीदोगे? 15 का मिल रहा है, चलो ठीक है 15 रुपए दे दो यार इसके लिए, 15 रुपए। क्या आप तैयार हो जाओगे? हाँ, क्योंकि आपका वैल्यू, आपके हिसाब से वैल्यू कितना है, 18 रुपया 95 पैसे मिल रही है, और क्या चाहिए? वही तो, दिस इज वैल्यू। और ये जो निकलता है, ये क्या निकलता है? एक्चुअल प्राइस। चलो अब इंग्लिश में बोलते, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश की, पहले हिंदी में पहले इंग्लिश में। चलो मैं आपको ये शेयर 25 रुपए में देने को तैयार हूं, बताओ ये ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस, महंगा है कि सस्ता? फिर से, मैं ये शेयर आपको 25 रुपए में देने को तैयार हूं, आप इसके लिए पैसा कितना दे सकते हो? 18 से 1 पैसा ज्यादा नहीं। मैं कहता हूं 25 में लो ना यार, ओवर प्राइस है, महंगा है सर, सवाल ही पैदा नहीं हो, तो ओवर प्राइस्ड है। अगर ये आपको 15 में देने को तैयार हूं तो अंडर प्राइस, सस्ता। उसी के हिसाब से डिसाइड करते। आपको ये भी तो एक टेक्निक होती है। आपको क्या लगता है, जो शेयर ट्रेडिंग करता है वहां तो प्राइस दिखता होगा रिलायंस का, तो उठाता खरीदता कि एक वो टाइप के होते हैं जो चार्ट्स देखते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट। शेयर ट्रेडिंग कभी किए हो क्या? कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो शेयर ट्रेडिंग एक तो चार्ट्स देखते हैं यार, बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये सब कुछ। और तो दूसरे जो बिल्कुल डीप में जाते हैं ना, वो देखते हैं डिविडेंड कितना मिल सकता है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे वैल्यू क्या है, और इसका कंपैरिजन करेंगे किससे? एक्चुअल प्राइस। फिर डिसाइड करेंगे कि खरीदना है कि नहीं खरीदना। फ्यूचर में क्या होने वाला, क्या इसका अनुमान लगा सकते हैं? कभी सैल्वेज वैल्यू पढ़ा था? कॉस्ट डेप्रिसिएशन एक चैप्टर हुआ था, उसमें कॉस्ट ऑफ मशीन होता था, लाइफ होती थी 10 साल, एक होता था सैल्वेज वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। वो क्या होता था? स्क्रैप 10 साल बाद, 10 साल बाद का अनुमान लगाते थे 11th-12th में, और अभी बोलते अनुमान नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते भाई? लगा सकते हो ना। उस समय मैडम से क्यों नहीं पूछा 10 साल बाद कैसे पता लगेगा कितने की बिकेगी? कुछ भी बात कर रहे हैं। लगा सकते हो, फ्यूचर में क्या होने वाला उसका अनुमान लग सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। उसके लिए एक शब्द आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, थोड़ा बहुत इधर उधर से हो सकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है यार, कितना डेविएट हो सकता है? कहाँ पढ़ोगे? फाइनल में। यहाँ नहीं पढ़ना, यहाँ टेंशन। ओके, मुझे ये निकालना है, निकल सकता है। चलो अब आंसर दो, अब मैं 5 साल को चेंज कर रहा हूँ। अब डिस्काउंटिंग रेट कितना? डिस्काउंटिंग रेट 10%, ठीक है। कितना मिलेगा? 5 5 5 5 5 5 5 5 ऐसा करके, है ना? प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो क्या? हाँ, परपेचुअल मिलेगा 5 5 5 5, परपेचुअल 5 5 5 5 5 5 5 5 5 मिलते जाएगा मिलते जाएगा मिलते जाएगा। क्या प्रेजेंट वैल्यू निकल सकता है? 50 50 कैसे किया? 5 डिवाइडेड बाय 10%, है ना? ये अभी एक पार्ट किया हूं भाई, समझने की कोशिश करो। मैंने कहा ना इतना आसान नहीं है। 5 डिवाइडेड बाय 10%, ये किया, ठीक है। ओके, अब हिम्मत दिखाना भाई, बहुत मजे की चीज है, कसम से समझ में आ गया ना ये फॉर्मूला, दिल खुश हो जाएगा। पहली बार आप पर ट्रायल मार रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे पास टाइम है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ अच्छे से। अब सुनते जाना मेरी बात, ठीक है। ये आज अर्निंग कितना है? अर्निंग, मैं कहता हूँ अर्निंग ले लेते 8 रुपए। उसमें से मैं सोच रहा हूँ पहले साल से डिविडेंड देना स्टार्ट करूंगा 5 5 5 परपेचुअल। डिस्काउंटिंग किससे करना है? 10% से।
तो 5 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ का वैल्यू आ गया जिसको आप बोलते हैं 0, यहाँ 0 का 5 से डिवाइड, तो यहाँ आंसर कितना आ गया था 50। ओके, अब हिम्मत दिखाना। पहले साल 8 रुपया था, उसमें से 5 रुपए क्या दे दिया डिविडेंड, बचाया कितना 3 को क्या करोगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे। और मेरा मानना है कि आप 20% कमाते हो इन्वेस्ट, तो बताओ 3 रुपए पे कितने की कमाई हो। 0.6 कौन से साल से होगी, यहां बचाया था 3 रुपए, कौन सा ईयर था ये, फर्स्ट। अब 3 रुपए इन्वेस्ट किया तो 60 पैसे की कमाई हुई, कौन से साल से स्टार्ट होगी, पहले साल से ही कि दूसरे साल से, दूसरे साल से स्टार्ट होगी। और क्या वो भी परपेचुअल होगी, हाँ, तो कितने पैसे की कमाई होगी 60 पैसे, कब तक परपेचुअल, तो इसको भी डिवाइड किससे करना पड़ेगा 10%। ठीक, अब ये जो अर्निंग है दूसरे साल की, इसकी कमाई कब से स्टार्ट होगी, थर्ड ईयर से। ये जो वैल्यू आई बताना 0.6 डिवाइडेड बाय 10%, बिल्कुल गहराई से सोचना, कौन से साल से स्टार्ट हो रही है, सेकंड। तो इसका जब मैं प्रेजेंट वैल्यू करूंगा तो वो यहाँ के खड़ा होगा कि यहाँ फर्स्ट ईयर में, है ना यार, याद है P7 P8 ऐसा कुछ किया था हमने, वो यहाँ के खड़ा हो जाएगा। 0.6 डिवाइडेड बाय 10% करो कितना है 6, यहाँ। अब यहां से जो होगी, जो यहां बचाऊंगा 60 पैसे, वो तीसरे साल से आएगा, तो बोलो यहां भी कितना आ जाएगा 6, और फिर ये अगले साल यहां भी क्या आएगा 6, तो सब 6 6 6 6 6, पहले साल 6, दूसरे साल 6, तीसरे साल 6, और उन सब का क्या करूंगा मैं प्रेजेंट वैल्यू, मुझे यहां लाना है। ये तो आ चुका है, ये कौन सा वाला 50 वाला, कौन सा वाला इंक्लूड है इसमें, 5 5, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6 6 6 6। अब इनको मैं प्रेजेंट वैल्यू कर सकता हूं कि यस ये 6 6 6 6 6 परपेचुअली होगा, तो 6 डिवाइडेड बाय वापस आपको 10% करना पड़ेगा ना, यहां तक नहीं आ, तो 6 डिवाइडेड बाय 10% करो 60, तो ये क्या चीज है 50, और ये क्या चीज है 60, तो बताओ शेयर का प्राइस कितना आ जाएगा 110। बेसिक चीज देखो मैंने कैसे निकाला, डिविडेंड तो लेना ही है भाई, कौन सा वाला 5, और E माइनस डी किया मतलब E माइनस मतलब 3 रुपए, 3 रुपए को इन्वेस्ट किया कितने परसेंट पे 20%, ये आर, तो कितना आ गया 0.6, उसको डिवाइड किससे किया 10%, और फिर जो भी थे इसको भी 10% से डिवाइड किया तो 50 आया, और ये वाला पोर्शन इसको भी, तो सबको एक साथ कितने परसेंट से डिवाइड कर 10% से। बहुत बड़ा खेल है वो, ऐसे समझ सर, मतलब यार सर प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा है, एग्जैक्टली प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, उसके लिए डिविडेंड ग्रोथ मॉडल आएगा, अर्निंग चेंज हो सकता है 100%, मैं तो बोल रहा हूँ उसके लिए डिविडेंड ग्रोथ मॉडल आएगा। अभी हम मान के चल रहे कि 8 रुपए की अर्निंग हो रही, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर देखोगे तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दोगे ना फॉर्मूला तो मजा आ जाएगा। डिविडेंड ये हर साल का है, ये क्या चीज है, जो बचाया, जो बचा के इन्वेस्ट किए आर पे, उसको डिवाइड किए के से, फिर वापस सबको डिवाइड किससे किए के से। सबसे ज्यादा डाउट बच्चों का ये आ रहा कि सर 2 बार के से क्यों डिवाइड किए, तो ये आप समझदार हो, 2 बार के से क्यों डिवाइड हो रहा आपको दिख रहा है, ये 60 पैसे को डिवाइड करके 6 6 6 आ रहा, और इन 6 को वापस 10% से डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक। देखोगे एग्जाम्पल, अल्टीमेटली सर फॉर्मूला ही याद रखना है, कि फॉर्मूला ही याद रखना, सीधी सी बात में। को देर तक लाना, ज्यादा बार टेंशन। ये कब आ रहा है फर्स्ट ईयर में, ये 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th परपेचुअल, और परपेचुअल को कैसे, ठीक है सर, आओ एग्जांपल लिखे। E means earning per share, ₹9, R 15%, K
10%। कैलकुलेट प्राइस पर शेयर इफ dividend payout ratio 70%, dividend payout ratio 50%, थर्ड डिविडेंड पेआउट रेशियो। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था यार? आर और के को देखकर बताओ कि डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। चलो पूरा डिविडेंड दे देते हैं 100%। और आप जो बोल रहे हो डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं देना चाहिए, उसके पीछे वजह क्या है? आर ज्यादा है। इट मीन्स दूसरे शब्दों में आप ये कहना चाहते हो शेयर का प्राइस कब ज्यादा आएगा? यहाँ जब मैं आपके हिसाब से चलूंगा। चलो इसी बात को देख लेते, आप सही बोल रहे हो। चलो P0 निकाल रहा है और P0 का फॉर्मूला मैं एक बार तो पक्का लिखूंगा, P0 इज इक्वल टू P प्लस जो बचाया E माइनस डी, जो बचाया उसको इन्वेस्ट किया R पर और फिर उसका क्या लिया मैंने? प्रेजेंट वैल्यू। और फिर सबका एक साथ क्या कर लिया मैंने? प्रेजेंट वैल्यू। पहले में डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रखना है हमको? 70%। मतलब अर्निंग कितना है? 9 रुपए है, उसी का कितना परसेंट? 70%। कितना आ गया? 9 रुपए का 70% डिविडेंड देना है, 6.30। अब निकाल रहे हैं हम P0। डिविडेंड कितना हो गया? 6.30 प्लस डिविडेंड। बोलो कमाया कितना था? 9। उसमें से डिविडेंड कितना दे दिया? 6.30। तो ये बचाया, जो बचाया उसको इन्वेस्ट कितने पे कर रहे हैं? 15% भी लिख सकते हो, मैं 0.15 लिख रहा हूँ। और डिस्काउंटिंग करोगे कितने से? 10%। और फिर सबको एक साथ डिस्काउंटिंग किस परसेंट से करोगे? 10% से। आंसर पहला क्वेश्चन है क्या एक ही बार में हो जाएगा या स्टेप नीचे स्टेप डाउन करना पड़ेगा? जरूरत ही नहीं है, एक बार में हो जाएगा कैलकुलेट। पहले ये वाला पोर्शन करना पड़ेगा, है ना? तो सीधा नहीं ले जा सकते प्लस करके। वन 0.50। ठीक है, दूसरा का निकालो। अगर 50% हो तो 103.50। दूसरा डिविडेंड पे आउट रेशियो अब की बार 50%। 50% फिर से निकालते P0। $4.50। 9 माइनस 4.50। इन्वेस्टमेंट कितने पे? 15 डिवाइडेड बाय 0.10। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 112.5। ओके,
बिल्कुल गहराई से सोच के इतना बताओ, इतना रिसर्च कोई नहीं करता, पर फिर भी यहाँ कितना आया था 103, सेम ही तो फॉर्मूले में यहाँ 112 आया। उसकी वजह तेरे जैसे जैसे कम वैल्यू बढ़ेगा, है ना। उसकी वजह क्या है, आर और के। और जरा थोड़ा सा ध्यान से देखो यार, ये ज्यादा है। इसका डिफरेंस हाँ, डिफरेंस के कारण चेंज आ रहा, यहाँ डिफरेंस कम था। आप खुद सोचो ना, 15% से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टी और 10% से डिस्काउंट हो रहा है। जब मल्टीप्लाई करना ही है तो थोड़े ज्यादा अमाउंट का करो, तब ज्यादा मजा आएगा ना। चलो थर्ड नंबर पे डिविडेंड पे आउट 100%। आंसर निकालो, थर्ड का आंसर क्या, वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी कम आएगी? चलो देखो, 100%। आपका क्या नजरिया था? जीरो। इस पे वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, इस पे वैल्यू सबसे कम आएगी। चलो डिविडेंड पे आउट रेशो 100% करके करो। थर्ड लिखोगे मेरे साथ साथ, डिविडेंड पे आउट रेशो कितना? 100%। P0 इज इक्वल टू डिविडेंड कितना, 9 प्लस 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 0.15 सॉरी इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 0.10, लास्ट में डिवाइडेड बाय 0.10। बोलो कितना आ गया? 90 रुपीस। लास्ट वाला आप बना रहे हो। वन 180 सबसे ज्यादा, कहीं तो बोल रहे थे आप डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं, नहीं नहीं देना चाहिए, उसी के हिसाब से तो वैल्यू ज्यादा है। तो लास्ट वाला P0 निकाल लो, पॉइंट नंबर 4, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100। ठीक, अच्छा 0% का आंसर चाहिए इसका। बोलो डिविडेंड कितना? डिविडेंड कितना कितना कितना? 0 प्लस 9 माइनस 0 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 0.10 डिवाइडेड बाय 0.10। आंसर कितना आ जाएगा? रुपीस कितना आया था? 135। ठीक, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्जाम में आया हुआ था, ध्यान से समझना। ये कितना आया था? 103 रुपया 50 पैसे। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना था? 70%। लिखोगे एग्जाम्पल। अर्निंग कितना था यार? 9। के कितना था? के 10। आर कितना था? 15%। और P0 कितना निकला था? 103 रुपये 50 पैसे। और डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना था इस प्राइस पे? डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना था इसमें? 70% ना। 103 रुपया 50 पैसे। क्वेश्चन देखता हूँ मैथ्स कैसा आप लोग। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए कि प्राइस 103 रुपये 50 पैसे आ जाए? और ये चैलेंज वाला क्वेश्चन है, आंसर आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं।
ठीक है, तो फाइनल कितना आया? 70%। मुझे ये लग रहा है यार कर लोगे, ये तो जिनका मैथ्स ठीक है वो कर लेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल। ठीक है, RBD एग्जाम्पल हो सकता है कि आप लोगों की कॉपी लगी, बाई चांस मुझे इसका मैं PDF बना लूंगा तो मेरे काम आएगा। ठीक, चलो अगला एग्जाम्पल लिखने जा रहे हो। ई ₹12 R 15%, KE 15%, कैलकुलेट प्राइस ऑफ शेयर इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो 80%, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%, और एक कोई भी बोल दो डिविडेंड पे आउट रेशियो 30%। तो बताओ क्या करना चाहिए? R इज इक्वल टू के, प्राइस कब ज्यादा आएगा? R और के दोनों बराबर है। तो आप इनका ये कहना है सर इसमें जो बोल रहे हो स्टेटमेंट याद रखना, आप जो बोल रहे हो इसमें शेयर का प्राइस मान लो 60 रुपया आ गया, तो इनका ये कहना है इसमें भी 60 आएगा, इसमें भी 60 आएगा। फर्क आएगा ना कि नहीं आएगा? करके देखते, जो होगा वो यही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। आपके लिए मैं P0 का फॉर्मूला लिख देता हूँ। P0 इज इक्वल टू E प्लस E माइनस डी R डिवाइडेड बाय K डिवाइड K। पहला डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना ले रहे हैं हम? 80%। डिविडेंड 12 रुपए का 80%, 9 रुपए 60 पैसे होता है क्या? 9 रुपए 60 पैसे प्लस 12 माइनस 60 पैसे, R हो गया 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15, और यहाँ हो गया होल डिवाइडेड बाय 0.15। इनका ये कहना है कि यहाँ भी 80 रुपए ही आएगा और यहाँ भी 80 रुपए, ये बात बोला आपने। चलो 50% पे करके देखते, इसमें भी 80 आना चाहिए, ऐसा है तो 80% 80 रुपीस। हाँ, तो कर दो, ये प्रूव कर रहा है कि देखो R और K ही बराबर है ना भाई, अब कुछ भी कर लीजिए प्राइस सेम ही रहेगा। इट मीन्स डिविडेंड के देने ना देने से शेयर की प्राइस पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो अल्टीमेटली 12 ही ऊपर है।
एक शब्द सुने होगे, स्टार लगाना आप। प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको बोलते हैं पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो, ये काम आएगा आपको। इसका ये फॉर्मूला है, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, प्राइस अर्निंग, ऊपर प्राइस नीचे अर्निंग, नाम ही इसका प्राइस अर्निंग। रेशियो तो आप 12th से पढ़े हुए हो। सपोज प्राइस अर्निंग रेशियो ये टाइम्स में होता है ना, 5 टाइम्स, 5 गुना। इट मीन्स इसका मतलब क्या है? अर्निंग से 5 गुना ज्यादा, ठीक है, अर्निंग से 5 गुना ज्यादा। किसी कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो 10 टाइम्स है, अर्निंग से 10 गुना ज्यादा मार्केट में भाव चल रहा है, और एक का कितना गुना ज्यादा चल रहा है? 5 गुना ज्यादा। कौन सी कंपनी का शेयर खरीदोगे? जितना कमा रहा है उससे 5 गुना ज्यादा मांगा जा रहा है, और यहाँ 10 गुना ज्यादा। जितना कंपनी आपको कमा कर दे रही, ईपीएस, एक कंपनी, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना यार भाई, ईपीएस जो भी है ना उससे 5 गुना ज्यादा देना पड़ेगा, और दूसरा बोल रहा है नहीं ईपीएस से 10 गुना ज्यादा देना पड़ेगा। कौन सी कंपनी के शेयर खरीदोगे? 5। हालांकि इसके मैटर पे बहुत ज्यादा बात हो सकती है, रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए, वो चीज रेलिवेंट है। बाकी पूरा फाइनल में कि कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, अभी आपको क्या लग रहा है प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होना चाहिए? कम, कम होना चाहिए ना, उसी में खुश रहो। हमारे है नहीं है, इंटरप्रिटेशन ज्यादा पूछा नहीं है तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो मैंने कहा सपोज प्राइस अर्निंग रेशियो 5 टाइम्स है, इट मींस अर्निंग से 5 गुना, हिंदी मीडियम वाले के लिए भी कुछ करना चाहिए सोचा मैंने 5 गुना ज्यादा शेयर का पैसा मांगा जा रहा है। तो यार हमारे सिलेबस में है क्या एक्चुअल? हमारे सिलेबस में प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला, क्या वो फॉर्मूला आपको याद रह सकता है? बस इंपॉर्टेंट है, प्राइस अर्निंग मतलब ऊपर क्या आएगा? एमपीएस, नीचे क्या आएगा? ईपीएस, प्राइस अर्निंग एमपीएस ईपीएस। ठीक है, अच्छा एक बात बताऊं, क्या कभी आपने, लिखना नहीं है, केई का फॉर्मूला पढ़ा है? केई इंग्लिश की आदत हो गई है ना हमारी केई का फॉर्मूला याद है? D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस जी। अगर मैंने कहा ग्रोथ रेट नहीं है, सब सुना ध्यान से, अगर ईपीएस है 10 रुपए और हम डिविडेंड भी दे रहे हैं 10 रुपए, तो बोलो ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा? ईपीएस 10 और डिविडेंड भी उतना दे रहा है, जितना कमाया सबकी सब डिविडेंड, ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो अगर मैं कहूं केई का फॉर्मूला क्या बनेगा उस कंडीशन में? D1 अपन P0, या फिर कुछ लोग बोलते हैं ईपीएस डिवाइडेड बाय P0, एक ही बात है ना यार।
ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा है, सबको पता है। अगर ग्रोथ नहीं है तो जो डिविडेंड है वही तो ईपीएस है। ठीक है, तो लिख लो चाहो तो एक ब्रैकेट में कि नो ग्रोथ मॉडल है, इट मींस ग्रोथ मॉडल नहीं तो केई का एक फॉर्मूला बन सकता है, वो बन सकता है ईपीएस डिवाइडेड बाय P0। जब नो ग्रोथ मॉडल है। क्योंकि फॉर्मूला एक फॉर्मूला मुझे काम का है जिसके लिए मेहनत चल रही है। ठीक है, तो इसका डिविडेंड से क्या रिलेशन है, 2 मिनट में निकलेगा। तैयार हो? तो मैं कुछ पूछने जा रहा हूँ, लिखो एग्जाम्पल, ये बता दिया ना मजा आ जाएगा। एग्जाम्पल ईपीएस ले लेते हैं 12 रुपए, और प्राइस अर्निंग रेशियो ले लेते हैं 5 टाइम्स। अगर ईपीएस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं प्राइस अर्निंग रेशियो से, 12 रुपए ईपीएस है, प्राइस अर्निंग रेशियो 5 टाइम्स, इसका मतलब क्या आप बता सकते हो मार्केट में क्या भाव होगा? अर्निंग से 5 गुना ज्यादा, अर्निंग से 5 गुना ज्यादा। 12 इंटू 5 कितना आता है? 60। 60 को प्यार से क्या बोलेंगे? एमपीएस। और उसी को और एक प्यार से और एक नाम है उसका P0। P0 और एमपीएस तो एक ही है ना यार। यही क्वेश्चन मार्क, नो ग्रोथ मॉडल, नो ग्रोथ मॉडल, ईपीएस डिवाइडेड बाय P0। पर P0 तो नहीं मालूम निकल जाएगा, निकालो ना, के ही निकालो। अभी तो फॉर्मूला लिखा है, वही वाला फॉर्मूला में पुट कर देना। के ई इज इक्वल टू, नो ग्रोथ मॉडल की बात कर रहा हूं मैं, ईपीएस डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 बाद में कर लेंगे। ईपीएस कितना है भाई? 12, वही डिविडेंड भी है, डिवाइडेड बाय 60, आंसर आ जाएगा कितना? 0.20 पर परसेंटेज में दिखाना है तो समझ में नहीं आया कैसे हो। ईपीएस हमको मालूम है, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ ईपीएस, और P0 को ही एमपीएस बोलते हैं। एमपीएस कैसे निकल सकता है? पी रेशियो से, वही मैंने 60 आया क्या? 12/60, तो आंसर कितना आ रहा है? ठीक है ना यार, मैंने तो काट दिया था। ठीक है इट मीन्स अगर प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं, सॉरी, अगर प्राइस अर्निंग रेशियो दिया होगा तो P0 कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल सी बात है, ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। लास्ट एग्जाम्पल आज की क्लास का, अगर बिना मुझसे पूछे ये एग्जाम्पल कर लिया आपने तो क्लास खत्म, और अगर नहीं किया तो फिर अगला एग्जाम्पल कोशिश करना खत्म करने की। चैलेंज वाला क्वेश्चन, तो आपको एक तो देता हूँ प्राइस अर्निंग रेशियो, वो दे देता हूँ 8 टाइम्स। ठीक है, और मुझे क्या देना पड़ेगा? ईपीएस दे दूंगा तो काम हो जाएगा, ईपीएस दे दूंगा तो की
क्वेश्चन मार्क। अच्छा चलो इतना ही है। जुगाड़ लगा, उल्टा गुना भाग प्लस माइनस कुछ भी करो, आंसर निकलना चाहिए। सर एक में क्या गुना और क्या भाग कर लिया समझ में नहीं आता। सोचो अभी जो, हाँ नहीं 8% नहीं यार, और कुछ। अरे यार मैं आपको के का फॉर्मूला बता देता हूँ, ईपीएस डिवाइडेड बाय P0 है ना। P0 कैसे आएगा, ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशो, ईपीएस ईपीएस कट, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1 डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशो। तो आंसर कितना आ गया, 12.5%। और क्या सर हम यहाँ भी वही कर सकते थे, यस भूल जाओ, 1 डिवाइडेड बाय 5 करो, 20%। यहाँ कितना आ गया, 12.5%। इट मीन्स सर सीधी सी बात है, एक फॉर्मूले पे फोकस हो रहा था, यस एक फॉर्मूले पे फोकस हो रहा था। आपको वॉल्टर्स मॉडल में सब कुछ दिया, सिर्फ के नहीं दिया रहेगा, के की अपेक्षा आपको प्राइस अर्निंग रेशो दिया, तो फिर अब के निकालना पड़ेगा, बस एक नोट लिखना है, if KE is not given, KE is not given and price earning is given, then KE is calculated as under in Walters model. KE is equal to formula है 1 divided by price earning 1 divided by price earning ratio। अगर ये मैं कहानी नहीं भी करवाता ना और ये फॉर्मूला लिख देता उसी जो उसके साथ फॉर्मूले के साथ कि अगर के नहीं देगा तो ऐसे निकाल लेना, तो भी काम हो जाता। पर खैर कॉन्सेप्चुअल है, कैसे आया क्या आया ये हमको समझ। अंडर के इज इक्वल टू इन वॉल्टर्स मॉडल, याद रखना इन वॉल्टर्स मॉडल स्पेशली लिखवाया है। ठीक है ओके दैट्स इट। तो अब देखा जाए तो हम लोगों को हमने डिविडेंड स्टार्ट किया, डिविडेंड में दो चीज़ें करना है, एक बार इसको पैकअप कर लेते हैं। एक हमको प्रैक्टिकल पार्ट करना है जो अभी स्टार्ट किया है, और एक डिविडेंड पॉलिसी सिंपल सी थ्योरी है। टोटल मिलाकर कितनी क्लास में खत्म करेंगे, 4 क्लास, पहली क्लास हो गई है आज की, 3 क्लास में खत्म हो जाए। तो उसमें हम डिविडेंड थियरी स्टार्ट किए। डिविडेंड असल बात ये चैप्टर क्या बोल रहा है, चैप्टर बस इतना बोल रहा है कि भैया जो पैसे है आपके पास कंपनी उसको डिविडेंड देना है तो कितना देना है, क्या करना है, वो सब कुछ, और उससे शेयर के प्राइस पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। उसमें डिविडेंड थियरी आया। डिविडेंड थियरी कितने टाइप की होती है, 2। कौन कौन सी, रेलिवेंट इरेलीवेंट। रेलिवेंट थियरी क्या बोलती है, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। रेलिवेंट थियरी क्या बोलती है कि शेयर के प्राइस पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, दिस रेलिवेंट, डिविडेंड डिसीजन इज रेलिवेंट। ठीक है, शेयर के प्राइस पे फर्क पड़ेगा। उसमें कितने लोग थे बोलने वाले, 2, एक थे वॉल्टर्स और एक गॉर्डन। गॉर्डन मॉडल तो आपने गॉर्डन मॉडल में बता रहा हूँ, गॉर्डन मॉडल आपको याद है कि नहीं है, पर गॉर्डन मॉडल का P0 निकालने का फॉर्मूला कल पढ़ने वाले। P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी, ये कभी सुना होगा, फिर मैं लिखवाऊंगा प्यार से
D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता है। फिर लिखवाऊंगा अगर एक्सपेक्टेड D1 नहीं दिया है, D0 दिया है, तो फिर 1 + G करके करेंगे। फिर लिखवाऊंगा ग्रोथ रेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, एक होता है कंपाउंड ग्रोथ रेट, B/R, ऐसा कुछ लिखवाऊंगा। नहीं लिखवाने वाला, फॉर्मूला लिखूंगा और फटाफट से काम करेंगे। यही है, ये कल लिखवाऊंगा प्यार से, तो इसको अभी नहीं लिखोगे। अभी हम कौन सा कर रहे हैं, वॉल्टर्स। अब वॉल्टर्स मॉडल जो बोलता भैया कि वो सारी चीजें दो चीजों पर डिपेंड करता, आर और के, है ना, आर और के। बताना मुझे ध्यान से, डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, ठीक। अगर आर ज्यादा है के से तो क्या करेंगे, आर इधर है ना, अगर आर ज्यादा है के से, आर ज्यादा है, डिविडेंड दे देंगे। अगर के ज्यादा है तो दे देंगे। तो फिर हमने कहा ठीक है वॉल्टर, हमको समझ में आ गया। और आर और के बराबर हो तो शेयर की प्राइस पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, ये भी डिस्कस कर लिया था। फिर उन्होंने कहा ठीक है जी, इसके हिसाब से P0 निकालेंगे। और P0 निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये चलेगा, D + E - D, और जो भी बचाया किस पे इन्वेस्ट किया, आर, उसको डिवाइड किससे किया, के से, और फिर सबको डिवाइड किससे किया, के से। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद हमने कहा यार के तो दिया रहेगा जनरली, पर बाई चांस के नहीं दिया रहेगा तो फिर एक फॉर्मूला यूज होगा, प्राइस अर्निंग रेशो दिया रहेगा, और फॉर्मूला क्या यूज होगा, 1/, प्राइस अर्निंग रेशो, आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके। बाकी कल हम क्वेश्चन बनाएंगे और जल्दी खत्म हो जाएगा चैप्टर।